नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के साप्ताहिक कार्यक्रम भेंट वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भेंट वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती बबली राठौर जी, जो कि टीकमगढ़ पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश से हैं, और आज हम आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में जानेंगे और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। बबली जी, आप रचनाएं कब से लिख रही हैं और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? सर, मैं रचनाएं तो अभी मतलब 6 साल से लिख रही हूँ, और इसकी प्रेरणा मुझे मतलब बचपन से ही टीचर्स से मिली। और कुछ मेरे क्लास में बच्चियां भी ऐसी थी जो अपने आप बनाकर लिखा करती थी। एक लाइन, 2 लाइन, ऐसे ही मैं भी लिखा करती थी, जैसे कोई ऑटोग्राफ हो गया, उस हिसाब से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट जाता भी गया। फिर मैं इसको आतुकांत में लिखने लगी। आतुकांत लिखने फिर मैंने लेखिका संघ ज्वाइन किया। लेखिका संघ में शाश्वत मंच पर इसकी शिक्षा दी जाती है। जो महिलाएं, जो साहित्यकार मैडम हैं, वो जो जानती हैं वो अपने आप को उपस्थित मतलब लिखवाती हैं और देती हैं प्रेरणा उससे। तो वहीं से मैंने उसको तुकांत में लिखना शुरू किया। सर, अभी तक आप कितनी रचनाएं और कौन कौन सी विधाओं में लिख चुकी होंगी? सर, लिखने को तो उसमें शाश्वत मंच में बहुत सी विधाएं बताई जाती हैं, और मैं हर विधा में कोशिश करती हूँ। जैसे कहानी हो गई, लघु कथा हो गई, रचनाएं हो गई, गजल हो गई, और दोहे और मुक्तक, कविताएं, ऐसे इत्यादि सर। और कई जगह पर छंद भी बताए जाते हैं। जी जी। तो हम हमारे दर्शकों को ज्यादा इंतजार न करवाते हुए आपसे कुछ आपकी उत्कृष्ट रचनाएं सुनना चाहेंगे। तो आप आज हमें कौन सी रचनाएं सुना रही हैं? जी, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी, और वो है खुदा की अदालत। बहुत अच्छा। हर इंसान के लिए प्रेम होता इबादत है। हर इंसान के लिए प्रेम होता इबादत है। बिना मोहब्बत के बना ये संसार नहीं है। प्रेम कभी कभी हर एक को मिलता नहीं। ये खुदा की अदालत में नहीं है कभी सही। पूजा है प्रेम जिसे पूजा है नर नारी ही ने। फिर क्यों बिछड़े हैं हीरा रांझा जैसे प्रेमी भी। दुनिया बहुत जालिम होती है इस राह। दुनिया बहुत जालिम होती है इस राह। हर प्रेम करने वालों की होती दुश्मनी का। प्रेम कभी कभी इंसान को अंधा कर देता है। प्रेम कभी कभी इंसान को अंधा कर देता है। नहीं पता होता उसे भले बुरे की रेखा। इस रास्ते में गम दर्द जख्म गहरे मिलते। इस रास्ते में गम दर्द जख्म गहरे मिलते। आंखों में आंसू ले जीवन भर फिरते। शायद हम भी इसी को जिंदगी कहते। मिलने बिछड़ने तन्हाई दर्द की पीड़ा सहते। ये मेरी कविता थी खुदा की अदालत। और मैं चाहूंगी एक और कविता सुना दूं। जी जी अवश्य। विलंब। जिंदगी हमारे अपने वक्त के अनुसार नहीं चलती। कभी कभी हमको भी समय के साथ है चलाती। जीवन को इतना सरल तुम ना समझो हे इंसान, क्योंकि
एक विलंब ही अपनी किस्मत लाचार करती, क्योंकि एक विलंब ही अपनी किस्मत लाचार करती। जिंदगी भूलों का भंडार है, सुख दुख का साथी, कहीं ऊंच है तो कहीं नीच के उतार चढ़ाव का ख्याति। जीवन को हर वक्त इतना सरल तुम ना समझो हे इंसान, क्योंकि एक विलंब ही अपना तकदीर, एक विलंब ही अपनी तकदीर को है बदलती। जिंदगी की राहें चलती रहती हैं, आंचल के भाग्य बदलते, कभी खुशी तो कभी गम के साए को भी है परखती, कभी खुशी तो कभी गम के साए को भी है परखती। जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, एक दूसरे के लिए जगत में है इंसान, क्योंकि समाज में आतंक ईर्ष्या ही दुनिया तकदीर हाथों जलती। बहुत अच्छी रचना थी आपकी, और मैं इसी आगे जानना चाहूंगा कि आप जो रचनाएं लिख रही हैं, लिखना आपके लिए क्या है और आपको लिखना पसंद क्यों है, इस बारे में जानना चाहूंगा। एक में मतलब एक ये अपना इंटरेस्ट भी है सर, जैसे अपना मन, इसमें क्या है ना, हम अपनी दुनिया में और अपना दर्द, अपना गम, अपना हर एक चीज लिखित में बयां कर सकते हैं। और ये चीज, इसके लिए जरूरत नहीं होती कि सामने किसी को अपना दर्द सुनाए या कहे, या फिर उस चीज का कोई हमारा मजाक बना सके। तो लेखनी मुझे ऐसी इतनी मतलब पसंद है, क्योंकि लिखने से हमें प्रेरणा भी मिलती है, और जो लिखा हुआ, कहते हैं ना, कलम तलवार से मजबूत है। जी जी जी, मतलब आपका लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता सर। जी जी जी, आपका कहना है कि अपने मन के भाव को व्यक्त करने का सबसे सरल साधन जो आप किसी से कह ना सके, उसे लिख करके और बता सकते हैं। इससे अपने अपने को बहुत, मतलब हम लोग जैसे लिखते हैं, उसमें जो मन में आता है, जो भाव है, वो सब हम एक पेपर में या किताब में लिख लेते हैं, जो हमेशा के लिए हमारे पास है। क्या वो कभी तन्हाई हो तो उसको लिखा हुआ पढ़ो तो सुकून भी मिलता है, और कई बीमारियां भी ऐसे लुप्त हो जाती हैं लेखनी से। मन की बात किताब में पढ़ सकते हैं। जी, आपने और भी अनेक विधाओं में रचना लिखी। अब अगली रचना आप कौन सी विधा में और कौन सी रचना सुनाने जा रही हैं? सर, मैंने जो विधा लिखी है, अब मैं एक कहानी में या लघु कथा में पेश करना चाहूंगी। अवश्य। कहानी है ये, अपना वक्त नहीं रहा, ये शीर्षक है। धनराम बैठे हैं राजकुमारी के साथ और पुरानी यादें, बच्चों के समेटे काल की बातें कर रहे हैं कि क्या वो वक्त था और बच्चे बड़े हो गए हैं। अब तो क्या, अब वक्त है, पहले तुम मेरे लिए भी समय निकाल लेती थी, पर अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता है। राजकुमारी शर्माते हुए बोली, तुम भी ना कभी सुधर नहीं सकते, बुढ़ापे की थोड़ी तो लाज रखो। पहले छोटे बच्चे थे तो काम छोटे थे, अब बड़े हैं तो बड़े काम हैं। वक्त का पता ही नहीं चलता, सुबह जल्दी हो जाती है और रात देर में आती है। धनराम हंसने लगे और कहने लगे, हम शरीर से बूढ़े हुए हैं पर दिल अभी जवान है। राजकुमारी भी अपने होठों पर मंद मुस्कान ला मुस्काने लगी। तभी रतन दौड़ता हुआ आया, दादी दादी बुलाते हुए कहने लगा, दादी माँ बुला रही हैं आपको। राजकुमारी, हाँ अभी आती हूँ कहकर उठने लगी। ये कहते
कि बहू को क्या काम पड़ गया, उठा तो वाकई में अपना वक्त नहीं रहा। उठते हुए उन्होंने कहा, वाकई में अब वक्त अपना नहीं रहा। धनराम फिर हंसे और कहने लगे, कुछ होगा नहीं अंदर, तभी बुला रही है, यह कहने के लिए कि अम्मा मैं खाना बना रही हूँ, बाबूजी से कह दो दुकान से ये सामान ले आए। तभी उठते उठते राजकुमारी धीरे से प्यार की डांट लगाते हुए बोली, चुप भी रहोगे, आप कुछ भी बोलने लगते हो। यह कहते कहते राजकुमारी अंदर चली गई। यह बहुएं समझती हैं बूढ़ों ने कभी गृहस्थी चलाई नहीं और उनके दिल जमा नहीं है। उन्हें क्या पता मोहब्बत की परख तो बुढ़ापे में ही होती है, जिसको सिठियाना शब्द इस्तेमाल कर घर के अपने ही बहू बेटे बदनाम करने लगते हैं। जिंदगी पहले गृहस्थी, घर परिवार और बच्चों में ही निकल जाती है। गृहस्थ आश्रम इसीलिए सबसे कठिन माना गया है। जो निभा ले जाए उसकी नाव साहिल पर है। ये सब कहते धनराम ने गहरी सांस ली और टीवी देखने लगे अपने कमरे में आकर। यह जरूरी नहीं कि बूढ़ों को वक्त की जरूरत नहीं होती, उनको भी सुकून की जरूरत होती है इस अधेड़ उम्र में, क्योंकि यही वो वक्त है अपनी पराई बीती सुनने और सुनाने की घड़ी और खुश रहने का वक्त। इसलिए कहती हूँ कि तुम बेटा बहू अगर 2 पल साथ बिताते हो तो वैसी ही भावना बूढ़ों के लिए भी रखें, क्योंकि इस उम्र में धनराम और राजकुमारी की दशा दौर यही है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रचना। थोड़ा सा मैं एक प्रश्न इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि हाँ जी सर। लेखनी लिखते समय जैसे कि आप गजल, कविताएं, दोहा, छंद, अलग अलग तरह की विधाएं लिखते हैं, तो किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? सर ये सब लिखने के लिए एक तो मन शांत वातावरण का होना चाहिए, और जो वातावरण भी अपने सामने है उसके लिए भी एकांतता की बहुत जरूरत होती है। सब शोर हो घर में तो भी कुछ शब्द आते हुए भी दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि लेखनी लिखते वक्त हमें एकांत, शांत मन और सुकून बहुत जरूरी होता है, और ये चीज मैं ज्यादातर रात में ही लिखने बैठती हूँ, या फिर सुबह जल्दी उठ गई तो सभी सो रहे हैं, मोबाइल में देखा को क्या शीर्षक आया है, फटाफट कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। ये है। चलिए, आपसे आगे भी हम और वार्तालाप करेंगे और हम चलते हैं अपनी अगली रचना की ओर। आप अगली कौन सी विधा में और कौन सी रचना सुनाना चाहेंगे? कविता सुनाऊं सर? अवश्य। कुछ कविताएं और सुना दें? जी जी अवश्य। रूठना मनाना एक अदा है, ये है शीर्षक। अपना जीवन ये भरा है हसीन रंगा रंगी पल से, कभी कुछ खट्टी मीठी यादों नोक झोंक के लम्हों से। कभी होती खुशी की छांव तो कभी गम की परछाइयां जिंदगी में। बंधन कैसा है ये मन का, अपना तुम्हारा ही रूठना मनाना है एक अदा। मैं भी एक मोहब्बत हूं तुम और मेरे रह गुजर, कभी मैं साजन की कभी तो मेरे होते वो सनम। बनते हैं अफसाने फसाने मनाने के साथ के दिलबर। बंधन कैसा है ये दिल का अपना तुम्हारा, कि रूठना मनाना है एक अदा। थक गई है
आज मेरी ये आंखें राह मेरी ताकते सजन, ऐसे भी क्या शिकवा और गिला तुम्हें है हमसे सजन। होंठ चुप देख दिल बेचैन, मन की वेदना व्याकुल है सजन। बंधन कैसा है ये विधान का अपना, तुम्हारा कि रूठना मनाना है एक अदा। और सर एक कविता मैं और सुनाना चाहूंगी। जी, रिश्ते स्वागत है आपका। नाजुक पड़े। स्वागत। कैसा होता है जीवन में बंधन पारिवारिक रिश्तों का। प्यार होता है रिश्ता ये माँ बहन भाई आदि रिश्तों का। कभी पति पत्नी के मोहब्बत भरे लम्हों के प्यारे वक्त का। होते हैं ये रिश्ते नाजुक बड़े, बंधे विश्वास की डोर पर। बंधे ये रिश्ते तो कभी कभी इतना जख्म गहरा देते हैं, आंखों के आंसू बहते सारा दर्द बयां कर गम भी देते हैं। घर में परिवार चूल्हे बर्तन भाड़े तक सब बंट भी जाते हैं। होते हैं ये रिश्ते नाजुक बड़े, बंधे एक कच्चे धागे की डोर पर। वही देखो बंधे एक वक्त की डोर पर। बहुत बहुत अच्छी रचना थी आपकी। और जैसा कि आपने बताया रिश्तों के बारे में इसमें आपने बताया है, तो देखा गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी कई लोग हताश हो जाते हैं इस संसार में और जीवन छोड़ने की बात करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है कि इंसान इस तरह से हताश क्यों हो जाता है? हाँ सर, ये चीज तो है और ये चीज मैंने अपने घर में ही देखी है। जी जी। अब मैं हरिहर सिंह की पत्नी जो सीनियरिटी में एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल में है। जी मेरे पति पहले भोपाल में थे एसएसबी डिपार्टमेंट में, अभी आसाम उनका तबादला हो गया है तो जी वो आसाम में है। और बच्चे मेरे भोपाल में हैं, एमबीए कर रहे हैं। जी। और मैं सास ससुर के साथ में थी। अच्छा। तो उनके लिए मैं मतलब कोई ऐसी परेशानी कोई ऐसी नहीं, मतलब कभी किसी चीज की कमी रही हो। मैं उनको हर एक चीज खिलाने में बनाने में हर एक चीज में सेवा बर्दाश्त में सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी वो कहते थे हे भगवान मुझे मौत दे दे, मुझे मौत। तो कई बार मैं चिढ़कर भी बोलती थी उनसे कि क्या कमी है आपके पास जो आप इस तरह से भगवान से कहते हैं कि मुझे मौत दे दो। तो उन्होंने ये कहा इसमें तुम बुरा मत मानो, तुम्हारे साइड से तुम्हारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन हम लाचार हो चुके हैं, लाचारी हमें पसंद रिश्तों में। और कई चीजें ऐसी होती है रिश्ते में, अगर खींचातानी भी आ जाती है कई बार। करता करता आदमी अगर आपस की बात भी सुन ले, वो ये नहीं सोचता कि ये किस मकसद की बात है। वो बस उसमें कानों में उनके एक ही शब्द गूंजेगा जब कि ये शब्द ऐसा, पर ये शब्द कहा क्यों, इसी बात पे रिश्ते नाजुक हो जाते जी जी, अक्सर देखने में आया इस तरह से हो जाता है। हैं। हाँ हाँ। और हम चलेंगे आपकी अगली किसी और विधा में रचना सुनने के लिए। सर मैं बाल कहानियां भी लिखती हूँ। जी 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 जी। तो हाँ, तो मैं एक बाल कहानी आपको पढ़ देती हूँ। जरूर। ये है नया सवेरा, इसका शीर्षक। रात बहुत हो गई थी और सर्दी के दिन थे। कबीर रात आधे पहर की करीब आधे पहर की थी। रामू की तबीयत खराब हो रही थी और उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसके पिता श्यामलाल और उसकी माँ राधा वहीं रामू के पास कुर्सी पर बैठे थे। माँ रामू के सर पर हाथ फेर रामू से कह रही थी, बेटे सोने की कोशिश करो, नींद नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तभी एक पिल्ले की
कू कू करने की आवाज रामू के कानों में पड़ी। रामू ने उसे घर लाने की जिद की। श्यामलाल बाहर निकले, उस पिल्ले की तरफ लपके तो देखा ठंड के कारण वह ठिठुर रहा था और जोर जोर से कू कू कर रहा था। श्यामलाल बेटे की जिद के कारण उस पिल्ले को घर ले आए। पहले श्यामलाल ने उस पिल्ले को साफ कपड़े से डेटॉल डालकर अच्छे से साफ किया और फिर रामू के पास ले गए। पिल्ले को देख रामू की आंखों में जो खुशी छलकी बहुत ही अनोखी थी, एक जो ईद का चांद हो गई थी। रामू ने अपने हाथों में लेकर उसकी पीठ थपथपाई और सहलाते हुए कहने लगा, अपने पापा से मैं अपने पास ही रखूंगा, इसको हम रॉकी कहकर बुलाएंगे। श्यामलाल कमर कस चुके थे बीमार बेटे की जिद से तथा उन्होंने हाँ कर दी। रामू ने उसे अपने पास सुला लिया और रामू की आंखों में कब नींद आ गई उसे पता न चला। श्यामलाल और राधा भी उसी के पास सो गए। कब नया सवेरा उनके आंगन बरसा पता न चला, क्योंकि रामू तो सुलाना टेढ़ी खीर थी। रामू को सुलाना टेढ़ी खीर था। रामू की हालत सुधरने लगी, साथ ही साथ रॉकी भी उनके साथ साथ रह उनके घर का सदस्य बन गया। रॉकी उनके बेटे की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया और रामू बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे रामू की जान उसमें थी। आज पूरे घर को रॉकी में इतना लगाव है कि अगर वो कहीं आंखों से ओझल हो जाता है तो सबको ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी जान ले गया हो। रॉकी की वजह से जो श्यामलाल के बेटे की बीमारी में सुधार आया, यह वो कभी भूलते ही नहीं हैं। सभी से यही कहते हैं, जानवर से बुरा व्यवहार मत करो, कब वो तुम्हारे काम आ जाए वक्त का पता नहीं होता। वो बोल नहीं सकता पर समझता सब कुछ है, प्यार और दुत्कार। जैसे मेरे घर रॉकी ने आकर खुशियां भर दी और हम लोग घी के दिए जला रहे हैं। अब अपने जीवन में रॉकी ने हमें निश्चल बहुत कुछ दे दिया, जिन्हें हम आवारा लावारिश जानवर समझते हैं, वो भी कभी कभी हमारे सांसों के टुकड़े होते हैं। बबली जी, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि आपको दर्द भरे नगमे सुनना अत्यधिक पसंद है, तो ऐसा क्यों आप दर्द भरे नगमे ज्यादा करके सुनती हैं और कहीं आपकी रचनाओं में भी ये सब चीजें झलकती हैं? सर, जब मैं छोटी थी तो बहुत गरीब बच्चों को भी देखती थी, रेलवे ट्रैक से रोटियां उठाकर खाते भी देखती थे, पर कुछ कर नहीं पाती थी। और जो मेरे पास कभी कभी कुछ खाने का भी होता था तो मैं उनको दे देती थी। तो इस तरह से क्योंकि वो उनकी समस्या थी, दुख होता था, लेकिन मतलब उसमें उनका दुख बांट सकती थी, लेकिन उतना नहीं हो पाता था जितना इंसान करना चाहता है। और फिर दर्द भरे नगमे मैं इसलिए सुनती हूँ सर, वो दिल को छू लेते, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कहीं हमसे ज्यादा दुखी आदमी, अपनी सोचो तो हमसे ज्यादा दुखी आदमी बाहर है। हाँ, फिर ये भी है कि जिंदगी दुख और सुख का नाम है, कहीं छांव है तो कहीं धूप है। वक्त एक ऐसा किसी के साथ नहीं रहता, उतार चढ़ाव नाम जीवन है, और इसीलिए गम दर्द जख्म साथी बने रहते हैं। और मुझे दर्द भरे नगमे भी बहुत और इसलिए भी पसंद है
क्योंकि दिल को छू लेते हैं और सीखने को मिलता है। किसी के दुख से सीखने को मिलता है। आदमी फिर कदम फूंक फूंक कर रखता है और रखना चाहिए। फिर क्या बात है सर। अब सामने किसी के यहाँ कुछ हुआ, उन्हें तकलीफ हुई, हमने सुना, तो बजाय उन पर हंसने के इंसान को चाहिए कि उनसे कुछ सीख ले। कल हमारे साथ भी तो हो सकता है ऐसा। जी जी बराबर। ये बस इसलिए मुझे कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है, और चलते चलते हम आपका कोई एक पसंदीदा नगमा या गीत जो भी आप सुनाना चाहें हम सुनना चाहेंगे। जी सर, मैं गीत सुनाऊंगी। जी जी। जैसे मुट्ठी से रेत गिरती रही और हमसे जिंदगी बिखरती रही, दुनिया में हसीनों की कमी नहीं, जमाने में है कोई तुम सा नहीं, दिल फिदा किसी और पर होता नहीं, मेरी मोहब्बत राह तकती रही, जैसे मुट्ठी से रेत गिरती रही, कसमों से वो भरा समा रहता था और होता था वो दिन तकदीर का, मुलाकात होगी लम्हा गिनता था, अब दिल में कोई न आशिकी रही, जैसे मुट्ठी से रेत गिरती रही, मैं जब जाऊंगा इस दुनिया से कुछ भी न पास की होगा मेरे, कफन लिबास ऊपर होगा मेरे, यही और तमन्ना की जिंदगी रही, जैसे मुट्ठी से रेत गिरती रही और हमसे जिंदगी बिखरती रही। आपको बहुत बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने अपनी, और इसी के साथ हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आपने जो हिंदी साहित्य की सेवा की है उसके लिए साधुवाद, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आपने राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के सदस्यों के लिए, राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के लिए अपना अमूल्य समय दिया और पधार कर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का रचना पाठ किया। आगे भी हम आपसे इसी तरह से और भेंट वार्ता करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।